प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारत में समाज के अंतर्गत परिवार विषय पे चर्चा करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे संयुक्त परिवार के लाभ अथवा प्रकार्य। भारतवर्ष में संयुक्त परिवार आदिकाल से विद्यमान है। यह विशेष रूप से ग्रामीण समाज के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि करती रही है। इस प्रकार यह समाज में एकता, संगठन आदि बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य सदियों से करती आ रही है। संयुक्त परिवार के निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, समाजीकरण का कार्य। समाज के लिए नए सदस्यों का जन्म, पालन पोषण तथा समाजीकरण का कार्य अति आवश्यक है। ग्रामीण तथा हिंदू समाज में संयुक्त परिवार यह कार्य सदियों से करता चला आ रहा है। बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण का कार्य संयुक्त परिवार जितना अच्छा करता है, समाज की अन्य कोई संस्था या समिति नहीं कर सकती है। नंबर 2, मार्गदर्शन का कार्य। परंपरागत संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां साथ साथ रहती हैं। युवा पीढ़ी की वृद्ध पीढ़ी समय समय पर अपने अनुभव और ज्ञान से मार्गदर्शन देती रहती है। युवा पीढ़ी तथा परिवार के स्त्री पुरुष कोई भी कार्य करते हैं तो उनको तत्काल अन्य बड़े सदस्य सलाह दे देते हैं। नंबर 3, धार्मिक कार्य। परंपरागत संयुक्त परिवार अपनी उत्पत्ति वास्तविक अथवा काल्पनिक पूर्वजों से मानते हैं। उनका पारिवारिक देवता होता है, उनकी पूजा की जाती है। समाज में जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, परिवार उसकी वास्तविक इकाई होती है जो उन्हें संपन्न करती है। परिवार के सदस्यों का मुखिया सभी को एकत्र करता है निश्चित स्थान पर और सभी सदस्यों को एकजुट रहने की सलाह देता है। नंबर 4, सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा। संयुक्त परिवार अपने सदस्यों को सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार की सामान्य संपत्ति तथा सामूहिक आय एक स्थान पर मुखिया के पास एकत्र होती है। मुखिया संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता को आय के अनुसार पूरी करने की व्यवस्था करता है। विधवा, वृद्धजन, अनाथों, परित्यक्ताओं, अपाहिज, बेरोजगारों आदि को संयुक्त परिवार में उचित भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। नंबर 5, धन का उचित उपयोग। परंपरागत संयुक्त परिवार में मुखिया के पास आय एकत्र की जाती है। परिवार का मुखिया हर एक सदस्य की जरूरतों का ख्याल रखता है। सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं, एक चूल्हे का बना भोजन करते हैं। साथ साथ रहने में कोई खर्चे जो अलग अलग रहने पर प्रत्येक नाभिक परिवार को करने पड़ते थे, वे संयुक्त परिवार में बचत के रूप में बच जाते हैं। नंबर 6, संपत्ति के विभाजन से बचाव। संयुक्त परिवार में संपत्ति सभी की समान होती है। विशेष रूप से खेती का भी खंडों तथा उपखंडों में विभाजन तथा बंटवारा नहीं होता। खेती का आकार बड़ा बना रहता है, उसमें खेती अच्छी भी होती है। संपत्ति सामूहिक रहती है। नंबर 7, श्रम विभाजन। संयुक्त परिवारों में श्रम का विभाजन विभिन्न सदस्यों में परिवार का मुखिया करता है। वह व्यक्ति की आयु, शारीरिक क्षमता तथा लिंग भेद के आधार पर यह करता है। प्रत्येक को उसकी क्षमता तथा सामाजिक परंपरा के अनुसार कार्य दिया जाता है। पुरुष बाहर का काम करते हैं, महिलाएं भोजन पकाती है, बच्चों का पालन पोषण आदि करती है। नंबर 8, संकट काल में बीमा। भारत सरकार अभी इतनी सक्षम नहीं है कि वह संकट काल में हर एक सदस्य को स्वास्थ्य तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सके। संयुक्त परिवार दुर्घटना, बीमारी, बेरोजगारी, बुढ़ापा आदि संकट में एक बीमा कंपनी जैसे सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 9, अनुशासन एवं नियंत्रण। संयुक्त परिवार में अनुशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। प्रत्येक सदस्य पर उससे बड़ी उम्र तथा पीढ़ी के संबंधी पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। व्यक्ति अनुशासित रहता है। अगर कोई सदस्य अनुशासन अथवा नियम तोड़ता है तो परिवार का मुखिया अथवा बड़े संबंधी उसे समझाते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का संयुक्त परिवार उत्तम अभिकरण है। नंबर 10, संस्कृति की रक्षा। संयुक्त परिवार सदियों से संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता आ रहा है। वृद्ध लोग नई पीढ़ी को कथाओं, कहानियों, उत्सवों, त्योहार, गीत आदि के द्वारा संस्कृति को सिखाते हैं। समाजीकरण के द्वारा प्रथाओं, रूढ़ियों तथा परंपराओं को हस्तांतरित करने का कार्य परिवार करता आ रहा है। नंबर 11, राष्ट्रीय एकता। सोरोकिन और जिमरमैन तथा अनेक समाज शास्त्रियों ने भारत के गांवों के संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता परिवारवाद बताई है। परिवार का सदस्य परिवार के लिए अपना जीवन जीता है, उसमें व्यक्तिवाद की भावना नहीं होती। परिवार गांव और देश के लिए उसमें हम की भावना होती है और परिवार और देश के लिए त्याग की भावना रखते हैं। नंबर 12, मनोरंजन। संयुक्त परिवार में अनेक सदस्य साथ साथ रहते हैं। इरावती कर्वे का कहना है कि संयुक्त परिवार में हर समय कुछ न कुछ रुचिकर होता ही रहता है। अब किसी लड़की अथवा लड़के का विवाह है, अब किसी का दीक्षा समारोह है, नए बच्चे का जन्म हुआ है, नव वधू का यौवनारंभ संस्कार है, परिवार का विशिष्ट संस्कार, व्रत, भोज और कभी किसी की मृत्यु। परिवार में अतिथियों का आना जाना लगा रहता है। संयुक्त परिवार के दोष इसके निम्नलिखित दोष हैं। नंबर 1 है, व्यक्ति की कार्यकुशलता में बाधक है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की आय मुखिया के पास इकट्ठी हो जाती है और सभी सदस्यों का बराबर ध्यान रखा जाता है।
उसे दो हानियां होती है। जो सदस्य अकर्मण्य हैं वे अकर्मण्य ही बने रहते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना श्रम के ही हो जाती है। जो सदस्य मेहनती हैं, कुशल हैं, उनका विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। संयुक्त परिवार में बुद्धिमान और मूर्ख, मेहनती और आलसी, व्यवसायी और बेरोजगार सभी को समान रूप से सुख सुविधाएं दी जाती हैं। इससे बुद्धिमान, मेहनती व्यवसायी पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। नंबर 2, अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि। संयुक्त परिवार ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि उससे अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। सभी को समान रूप से देखा जाता है, सभी की जरूरतें समान रूप से पूरी हो जाती है, चाहे कोई ज्यादा कमाता हो या कोई ना कमाता हो या बेरोजगार हो। उनके बच्चों का पालन पोषण भी समान रूप से हो जाता है। इससे सदस्यों पर गलत असर पड़ता है। नंबर 3, व्यक्ति के विकास में बाधक। संयुक्त परिवार में समूहवाद की भावना होती है, व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता। अगर कोई सदस्य परिवार छोड़कर विदेश या अन्य शहर में स्वयं के विकास के लिए जाना चाहता है तो परिवार ऐसा करने से उन्हें रोकते हैं। नंबर 4, गतिशीलता में बाधक। व्यक्ति परिवार के लिए जीवन जीता है, परिवार से जुड़ा रहता है, परिवार छोड़कर बाहर जाने की बात तो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। संयुक्त परिवार में व्यक्ति का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। नंबर 5, सामाजिक समस्याओं का पोषक। संयुक्त परिवार के प्रतिमान, मूल्य आदि रूढ़िवादी होते हैं। परिवार के सदस्य अंधविश्वासी, परंपरावादी तथा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। वे अनेक सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने का विरोध करते हैं। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा आदि का कट्टरता से पालन करते हैं। संयुक्त परिवार के माध्यम से हिंदू समाज में अनेक सामाजिक समस्याएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जैसे स्त्री की अशिक्षा है, विधवा स्त्रियों के भरण पोषण की समस्या, छुआछूत, दहेज प्रथा आदि। नंबर 6, कलह का केंद्र है। संयुक्त परिवार के सदस्य बात बात पर झगड़ा करते हैं, जिससे घर में कलेश बना ही रहता है। नंबर 7, स्त्रियों की दुर्दशा होती है। संयुक्त परिवार में स्त्रियों का जीवन नरकमय होता है। पर्दा प्रथा के कारण सारा जीवन घर की चारदीवारी में ही उनको बिताना पड़ता है। उनका अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होता है। नंबर 8, गोपनीय स्थान का अभाव पाया जाता है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, मकान प्राय छोटे होते हैं, हर समय चहलकदमी लगी रहती है, शांति का अभाव रहता है, पति पत्नी आपस में एकांत में बात भी नहीं कर सकते। इसके कारण यहाँ पे गोपनीय स्थान का अभाव पाया जाता है। नंबर 9, शुष्क एवं नीरस वातावरण। संयुक्त परिवार के संबंध में देसाई का कहना है कि यह बड़ा कुटुंब होता है, सदस्य अनेक होते हैं, संबंधियों को आपस में एक दूसरे को नहीं चाहते हुए भी साथ साथ रहना पड़ता है। नंबर 10, मुखिया की स्वेच्छाचारिता। संयुक्त परिवार पितृसत्तात्मक होता है, जिससे तात्पर्य है कि परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता है। परिवार के सभी निर्णय मुखिया करता है। मुखिया को जो उचित लगता है वही करता है। अन्य सदस्य मुखिया से वाद विवाद नहीं कर सकते। मुखिया का निर्णय अंतिम होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारक। संयुक्त परिवार में बदलाव लाने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है औद्योगिकरण। परंपरागत संयुक्त परिवार ग्रामीण समाज की विशेषता है। AR देसाई का कहना है कि हालिया कृषि परंपरागत पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था को प्रोत्साहन देती है। औद्योगिकरण ने अनेक सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित किया है। औद्योगिक क्रांति के बाद मानव समाज में अनेक परिवर्तन हुए। संयुक्त परिवार भी नाभिक परिवार में बदलने लगे हैं। उत्पादन के साधनों का विकास हुआ है। संयुक्त परिवार उत्पादन और उपभोग की इकाई था, वह परिवर्तित होकर केवल उपभोग की इकाई बन गया है। इससे नाभिक परिवारों का प्रतिशत बढ़ने लगा है। उत्पादन औद्योगिक केंद्र करने लगे हैं। गांव के कुटीर उद्योग धंधे खत्म हो गए हैं। ग्रामवासी व्यक्ति अकेला शहर गया और बाद में पत्नी तथा बच्चों को ले गया तथा अन्य परंपरागत व्यवसाय छोड़कर कल कारखानों में काम करने लगे। व्यवसायों की बहुलता हो गई है। व्यक्ति संयुक्त परिवार को छोड़ अन्यत्र व्यवसाय के लिए चला गया। संचार के साधन, यातायात के साधनों से व्यक्ति आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने लगा। वस्तु विनिमय के बाद नकद मुद्रा में विनिमय होने लगा। इससे संयुक्त परिवार के प्रति आस्था कम होने लगी। नंबर 2, नगरीकरण। नगरों में अनेक सुख सुविधाएं होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, उपभोग की वस्तुएं आदि। इसलिए लोग नगरों में रहना अधिक पसंद करते हैं। नंबर 3, यातायात एवं संचार के साधन। आधुनिक यातायात के साधन जैसे रेल, बस, मोटर गाड़ियां, हवाई जहाज आदि ने व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना सुगम कर दिया। नंबर 4, सामाजिक सुरक्षा। पहले संयुक्त परिवार सगे संबंधियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। नंबर 5, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रभाव। भारतवासी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आए हैं। इससे भारतीयों के सामाजिक मूल्य, दर्शन और जीवन का तरीका पाश्चात्य होने लगा है। व्यक्तियों पर भौतिकवाद और व्यक्तिवाद का गहरा प्रभाव पड़ने लगा है और व्यक्ति की
परंपरागत संयुक्त परिवार के प्रति आस्था कम होने लगी। नंबर 6, कानूनों का प्रभाव। कानूनों के प्रभाव से भी जो है व्यक्ति अपने तक ही जो है सीमित रहने लग गया है। बहुत सारे अधिकार अब जो हैं पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी अब मिलने लगा है, जिससे भी संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा है। नंबर 7, परिवार के कार्यों का हस्तांतरण। परिवार के कार्यों का हस्तांतरण दूसरी समितियों द्वारा होने लगा है। जैसे खाना होटल में खाया जाता है, कपड़े लॉन्ड्री में धुल जाते हैं, कैंटीन मेस में जो है खाना मिल जाता है। इससे भी जो है परिवार के जो है दायित्व कम हो गए हैं। नंबर 8, पारिवारिक झगड़े। संयुक्त परिवार में अनेक सदस्य साथ साथ रहते हैं, उनमें परस्पर झगड़े होते रहते हैं। भाइयों में संपत्ति को लेकर आज भी महाभारत का युद्ध होता है। स्त्रियों में अनेक बातों पर मनमुटाव, कहासुनी, झगड़े होते रहते हैं। बच्चे आपस में लड़ते हैं और उनके कारण बड़े भी लड़ पड़ते हैं। नंबर 9, महिला आंदोलन। महिला आंदोलन ने स्त्रियों में जागृति पैदा कर दी है। वे अपने स्वयं के अस्तित्व को समझने लगी हैं। वे शिक्षा ग्रहण करने लगी हैं, व्यवसायों में आने लगी हैं, स्वयं के शोषण के प्रति जागरूक हो गई हैं, प्रेम विवाह करने लगे हैं, घर की चारदीवारी के बाहर जीवन जीने लगी हैं। शिक्षित तथा व्यवसाय करने वाली स्त्रियां संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती हैं। वे अपने पति को अलग घर बसाने के लिए मजबूर करती है। इससे नाभिक परिवारों की संख्या बढ़ी है तथा संयुक्त परिवारों का विभाजन हो रहा है। धन्यवाद।